सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र मीणा राजकीय महाविद्यालय 12 से बॉटनी की इस ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर फर्स्ट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में यूनिट सेकंड प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछला जो लेक्चर है उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को समझने का प्रयास किया था। आज हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है आज का हमारा प्रकाश संश्लेषण का स्थल, अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो है पादप में किस भाग में संपन्न होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल जो होती है बच्चों, पर्ण होती है। जो पत्ती होती है पादप की वो प्रकाश संश्लेषण का स्थल होती है। ठीक है, यह रंध्रों की सहायता से आसानी से वायु विनिमय भी संपन्न करती है। क्यों करना, ये महत्वपूर्ण क्यों है बच्चों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रंध्रों की सहायता से आसानी से वायु विनिमय के द्वारा जो पर्ण होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब कर पाती है, इसलिए रंध्र आवश्यक है तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध होने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करती है। ठीक है, निम्न पादपों में प्रकाश संश्लेषण वर्णको युक्त संरचनाओं द्वारा अनुकूल आवश्यकताएं उपलब्ध होने पर प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। जो बच्चों लोअर प्लांट्स होते हैं, निम्न पादप होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के द्वारा जो है अनुकूल आवश्यकताएं उपलब्ध होने पर फोटोसिंथेसिस किया जाता है। जैसे कि जीवाणु हो गए, वे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों युक्त होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण संपन्न करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण वर्णक युक्त कोशिकाओं द्वारा प्रकाश संश्लेषण स्थल दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण का स्थल वो होती है पर्ण, और पर्ण के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। उनके द्वारा जो है विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि संपन्न होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आवश्यकताएं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऐसी कौन कौन से जो होती हैं आवश्यकताएं होती है जिनके मिलने पर ही ये प्रोसेस आगे बढ़ पाती है। अगर इनमें से कोई भी एक आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो पहला है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन स्रोत, तीसरा है बच्चों प्रकाश संश्लेषी वर्णक, चौथा है प्रकाश। ठीक है बच्चों, ये दो बार आ गया प्रकाश। ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन स्रोत, प्रकाश संश्लेषी वर्णक और प्रकाश। ठीक है, अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। पहला है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आवश्यकताओं में पहला है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, या इसको हम CO2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वायुमंडल में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। यह CO2 पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, इस वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसके स्वांगीकरण से कार्बनिक पदार्थ अर्थात शुगर का निर्माण करते हैं।
एवं वायुमंडल में CO2 के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है। प्रथम अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज निर्मित किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण के द्वारा प्रथम अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज निर्मित होता है बच्चों, जिसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके संग्रहित कर लिया जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। अब देखिए, जलीय पादप जो होते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर जल में घुलनशील तथा उपस्थित अन्य स्रोतों से CO2 प्राप्त करते हैं। यह प्राय बाइकार्बोनेट्स के रूप में उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, जो स्थलीय पादप होते हैं उनमें तो वो तो क्या करते हैं कि वायुमंडलीय CO2 का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन अब जो जलीय पादप होते हैं वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, जल में घुलनशील व अन्य जो स्रोत होते हैं उनसे CO2 प्राप्त करते हैं, और यह प्राय जो है बाइकार्बोनेट्स के रूप में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के विकल्प के तौर पर पादप जो है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ लिया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आवश्यकताओं में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है हाइड्रोजन स्रोत। प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन स्रोत को ऊर्जा अणुओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा अणुओं का निर्माण भी होता है, तो ऊर्जा अणुओं के निर्माण के लिए हाइड्रोजन स्रोत आवश्यक है। अब जो पादप होते हैं उसमें हाइड्रोजन स्रोत के रूप में जो है H2O मुख्य है। हाइड्रोजन स्रोत के रूप में जो जल है वो मुख्य है। जल का उपयोग हाइड्रोजन स्रोत के रूप में पादप के द्वारा ऊर्जा अणुओं के निर्माण में किया जाता है। यह प्रकाशिक अपघटन या प्रकाश ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है बच्चों, ये बाद की प्रक्रियाएं हैं, बाद में हम पढ़ेंगे। तो जल के प्रकाशिक अपघटन या प्रकाश ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। इसके अतिरिक्त इस दौरान इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन आयन एवं इलेक्ट्रॉन का उपयोग ऊर्जा अणुओं के निर्माण में किया जाता है। भाई जल है, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, उसके फलस्वरूप बनेगा हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बने हुए हाइड्रोजन आयन है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके उपयोग के उनके द्वारा ऊर्जा अणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, और इसके द्वारा जो निर्मित है ऑक्सीजन है उसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। भी H2O का अपघटन हुआ तो बनेंगे H+ आयन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन। ठीक है, तो H+ आयन और इलेक्ट्रॉन का उपयोग ऊर्जा अणु के निर्माण में हो गया, और जो बची हुई ऑक्सीजन है उसको वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो होगी सामान्य घटना। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो है प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन स्रोत के रूप में H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए H2O में तो ऑक्सीजन उपस्थित थी, लेकिन H2S में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, इसलिए इस स्थिति में जो है ऑक्सीजन है वो निष्कासित नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो दो हमने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े हमने? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आवश्यकताओं में पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन स्रोत। ठीक है बच्चों, अब तीसरा जो है वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ठीक है बच्चों,
उससे पहले हम प्रकाश जो है उसको देख लेते हैं। ये वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आवश्यकताओं में नेक्स्ट है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। पादपों द्वारा दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पादपों द्वारा दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इसमें कई प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, किंतु पादप मुख्य रूप से नीले व लाल स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, दृश्य प्रकाश के नीले व लाल स्पेक्ट्रम का उपयोग करके जो हरे पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करते हैं। ठीक है, यह प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को कई गुना बढ़ा देती है। कहने का मतलब यह है, नीले और लाल स्पेक्ट्रम में का दृश्य प्रकाश अगर प्रोवाइड किया जाएगा पादपों को, तो प्रकाश संश्लेषण की दक्षता है कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य स्पेक्ट्रम का उपयोग भी किया जाता है आवश्यकता अनुसार। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं बच्चों, वो अवरक्त प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि बताइए प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार के प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो वो अवरक्त प्रकाश का प्रयोग अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में जो अध्ययन है वो हम अपने नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने चार जो अपने तीन आवश्यकताएं उनको देखा है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन स्रोत अर्थात जल, और तीसरा है प्रकाश। ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर मैं अभी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।